ठीक है, ओके। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल हैं, आज याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक डालो, ठीक है। आज का टॉपिक डालो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना डाल के टॉपिक डालो एटम, एटम जनरल इंफॉर्मेशन, एटम जनरल इंफॉर्मेशन। एटम के बारे में हम जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आज, नहीं कॉन्सेप्ट के अंदर ही, ओके। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन पे भी मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे चल के करवाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन, ओके। सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि जो एटम होता है, ठीक है ना, सभी लोगों को पता है कि एटम जो होता है उसका कुछ, हम लोग 9th 10th में स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बीच में जो है, बीचों बीच में क्या होता है, बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, आसपास क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बीचों बीच में ये प्रेजेंट है और आसपास क्या होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये भी सभी को पता होगा, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। पता है कि नहीं पता, ये चीज़ पता है ना, ठीक है। तो हमारे पास, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, एक एटम जो है, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर, ठीक है ना, जो भी उसके पार्टिकल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है इलेक्ट्रॉन, दूसरी कैटेगरी होती है प्रोटॉन और तीसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रॉन। इन तीनों को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, जल्दी बताओ। इनको कहा जाता है, ये तीनों जो हैं ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-, प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N0। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, N0। एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन, और कई जगह टाइम पीरियड लिखा होता है 1898, ओके। जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, देखो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, और उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हमें याद रखना है, ठीक है, ओके। इस चार्ज को हम लोग -E सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इस चार्ज को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, -E सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग यूनिट, अज्यूम कर लिया हमने, इसको हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज से भी डिनोट करते हैं। किससे भी डिनोट करते हैं, जल्दी बताओ। इसको हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज से भी डिनोट करते हैं, -1 इससे। याद रखना, -1 की कोई यूनिट नहीं है, कूलम नहीं है, कुछ नहीं है ना। समझ में आ रहा है, ओके। ये -1 हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कई बार जब हम एटम्स के ऊपर चार्ज बताते हैं, जैसे F के ऊपर -1, जब हम एटम के ऊपर चार्ज बताते हैं, एटम के ऊपर हमने चार्ज कितना बताया, F के ऊपर -1 का चार्ज। समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आ गया बताओ, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, ठीक है ना।
इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लिखें, क्लोरीन -1, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। बताओ हाँ या ना? कैसा चार्ज आ गया है? एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर लिखेंगे -2, मतलब ऑक्सीजन में है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। समझे भाई या नहीं समझे? चार्ज के बाद जो अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन में, उसे हम लोग बोलते हैं मास। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं मास। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1094 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम्स, जो कि बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? इसको चाहो तो आप AMU में कन्वर्ट कर सकते हो, कल मैंने बताया था वो भी, है ना? तो AMU में इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.00054 AMU आएगा। कितना आएगा? 0.00054 AMU आएगा। ये है किसके ऊपर चार्ज बेटा? ये है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सॉरी, ये है किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। याद रखना है, ठीक है? ओके, अगली चीज़ नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। P+। प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, ठीक है ना, वो 2 लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। एक 1886 ई गोल्डस्टीन और एक है अपने पास 1909। समझ में आ रहा है? एक है अपने पास 1909 रदरफोर्ड। 2 लोगों को उसका क्रेडिट दिया जाता है। ओके, अभी क्रेडिट ज़रूरी नहीं है, साइंटिस्ट के नाम इतने ज़रूरी नहीं होते, ठीक है? ज़रूरी होता है इनका मास और चार्ज। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है ना, प्रोटॉन का चार्ज जो लिया गया है वो है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज लिया गया है बेटा? 1.602 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। इसको प्लस ई चार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्लस ई, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, बस साइन इसका किस में है बेटा? प्लस में। इसके आगे चलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। +1, जैसा कि हमें देखने को मिल सकता है कहाँ पर? जैसा कि हमें देखने को मिल सकता है, जैसे Na के ऊपर हमने लिख दिया +1। क्या लिख दिया हमने? Na के ऊपर +1। इसका मतलब सोडियम के पास, इस सोडियम +1 के पास एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है, या फिर ये बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लेस चार्ज है। समझे कि नहीं समझे? कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लेस चार्ज, ठीक है? लिथियम +1, अगर मैंने लिखा कहीं पे बेरिलियम +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेस चार्ज। समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेस चार्ज है। इसके बाद आता है अपने पास मास। किसी को याद है प्रोटॉन का मास कितना होता है? हाँ, प्रोटॉन का मास होता है 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये नियरली होता है, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये नियरली इक्वल होता है 1 AMU के। नियरली किसके इक्वल होता है बताओ बेटा? 1 AMU के। अगला आता है अपने पास न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है अपने पास न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का सिंबल N0 होता है, और इसको ढूंढने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है 1932 जेम्स चैडविक को। इसको ढूंढने का क्रेडिट दिया जाता है 1932 जेम्स चैडविक को दिया जाता है, ठीक है, ढूंढने का क्रेडिट। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6745 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो भी नियरली इक्वल होता है 1 AMU के।
जो कि नियरली किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। ये नियरली इक्वल होता है 1 AMU के। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, वो देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेशन बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों का रिलेशन निकालना है तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये हमारे पास हो जाएगा 9.1094 इंटू 10⁻⁻28। और इसको डिवाइड जब हम कर देंगे तो डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलती है 1836। कितनी वैल्यू मिलती है? 1836। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिसका मतलब है, ठीक है ना, जिसको किताबों में अप्रॉक्सीमेट करके 1840 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 1840 कर देते हैं। तो हम भी वही कर देंगे, 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जब मैं 1840 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करूंगा बताओ? 1840 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं इकट्ठा करूंगा तब जाके उसका मास जो होगा एक सिंगल प्रोटॉन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? किसके बराबर होगा? एक सिंगल प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत 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 छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से, और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते हैं एटॉमिक मास में। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते हैं। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है नेग्लिजिबल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है नेग्लिजिबल। लिखो, यहां से राइट डाउन करो। हो गया ये सभी का? बोलो बच्चों।
जल्दी करो इसे। आगे लिखो। हाँ भाई, लिख लिया। बेटा नोट्स पे ध्यान दो, ठीक है? तो इसको रिवाइज करो, है ना? बाकी लोग स्पीड बढ़ाओ अपनी लिखने की। क्या हो गया, गर्मी लग रही क्या अभी भी? आगे बढ़ें, बताओ।
ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। देखो बेटा, जनरली एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है x, तो उसके आगे की तरफ यहाँ लिख देते हैं z और ऊपर लिख देते हैं a। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होगा, इस टाइप के एग्जाम्पल है, जैसे कि कार्बन 612, कार्बन 612, ठीक है ना। कार्बन का एक और है कार्बन 614, यूरेनियम 92, 235, समझ में आ रहा है, कैल्शियम 20, 40, इस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो Z है, यहाँ पर जो Z है और A, तो हम पहले लिख लेते हैं Z। Z होता है एटॉमिक नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर। ओके, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम ये बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू, इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू P। समझ में आ रहा है? Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P प्लस, कितने प्रोटॉन है। समझ में आया? ओके, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, फॉर आ न्यूट्रल एटम, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर न्यूट्रल एटम है तो वहाँ पर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन जो है वो बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन के। समझ में आ रहा है? अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ओके। अगली चीज़ हमारे पास आती है, उसे कहते हैं हम मास नंबर। अगला है हमारे पास, इसको कहा जाता है बेटा मास नंबर, मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है ना। और मास नंबर, अब देखो भाई, इन जनरल अगर मैं बोलूँ, ठीक है ना, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मास अगर मुझे एक एटम का निकालना है तो भाई उसमें किसका किसका मास है? उसमें मास ऑफ प्रोटॉन है, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और साथ में क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने अब भी तुम्हें पढ़ाया था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है? वो ना के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, और सिंपली मास जो हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मास नंबर को क्या बोला जाता है? इसीलिए मास नंबर को बोला जाता है इट इज़ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना बेटा। मास की जगह यहाँ नंबर क्यों लिखा है? देखो मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ, उधर ध्यान से देखो भाई। प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन का मास कितना होगा? ठीक है ना, टोटल प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो भाई प्रोटॉन का मास होगा जितने प्रोटॉन है वो इनटू एक प्रोटॉन का मास, और एक प्रोटॉन का मास लगभग कितना है? 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? जितने न्यूट्रॉन है वो, और एक न्यूट्रॉन का मास, तो एक न्यूट्रॉन का मास लगभग कितना है? 1 AMU। समझ रहे हो? तो सीधी सी बात हो गई, 1 AMU है, तो सीधी सी बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को क्या कर दो? बस जोड़ दो।
तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है मास नंबर। तो A इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इन तीन फॉर्मूलों को लगाकर, इन तीन इक्वेशंस को लगाकर, ये है 1, ये है 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 3, इन तीन इक्वेशन को लगाकर अगर हमें कोई एलिमेंट दिया है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकाल सकते हैं। ये तो 9th 10th में करते हुए आ रहे थे, समझ में आ रहा है? इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। लिखो फिर आगे बताता हूँ मैं, और जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। हो गया? हो गया बच्चा? बोलो भाई, डन। अब देखो ये 9th 10th में सब चीज़ें आप लोग करते हुए आ रहे हो, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम 1327, समझ में आ रहा है? तो हमें देखते साथ यहाँ से पता चलना चाहिए कि जो 13 है वो Z है और ये 27 है वो क्या है, 27 है वो A है, मास नंबर, समझ में आ रहा है? तो हमें Z इज इक्वल टू मिल गया 13 और A इज इक्वल टू मिल गया 27, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रल एटम है तो वही बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखते, Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन, तो Z इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के नंबर कितने हो गए, 13, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर है अगर न्यूट्रल एटम है तो, ठीक है। तो प्रोटॉन हमारा 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 13। और लास्ट में हम लोग कर देंगे A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो A है 27, प्रोटॉन है 13, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये रख दिया, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 13, तो हमारे पास हो जाएगा 14। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। ये तो कर चुके हो ना, ये तो करते हुए आ रहे हो ना कि नहीं आ रहे हो, बताओ, ठीक है। लिख लो ये एग्जाम्पल,
फिर मैं 4-5 सवाल देता हूँ, उन क्वेश्चंस को करना। हो गए बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड एग्जाम्पल लिख लो कार्बन 614, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो आयरन 2656। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास क्रिप्टन 1840, ठीक है ना। फिफ्थ एग्जाम्पल यूरेनियम 92 235। सिक्स्थ आयोडीन 53 127, ओके। थोरियम हो जाएगा हमारे पास, थोरियम 90 231 थोरियम, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगा एक कोबाल्ट 2760, ओके। चलो ये क्वेश्चंस लिखें, सॉल्व करो इन्हें। कार्बन का क्या क्या? अच्छा हाँ, ये वाला गलत लिख दिया है, यहाँ आर्गन लिखना था। फोर्थ वाले में आर्गन होगा।
हो गया बच्चों सभी का? हो गया? ठीक है, चलो आंसर देना मुझे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने। हाँ, सेकंड का क्या आंसर है बताओ? 6, फिर 8। बहुत बढ़िया। इसमें जोर से बोलो सभी लोग। और इसमें 30। हाँ, फोर्थ वाले में 18 और 22। 18, 22। ठीक है, चेक कर लिया? हाँ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा आंसर दो, है ना, बोला करो क्लास में। बताओ इसका कितना है? 92 और यहाँ 143। बहुत बढ़िया। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अपने पास 53। इसमें हो जाएगा 53 और इसमें कितना? 74। ठीक है। सेवेंथ वाले में 90, 141। बहुत बढ़िया। एट्थ वाले में 27, 33। बन जाएगा सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं सिंपल, उनको कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है आइसोटोप। आइसोटोप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ बताओ, आइसोटोप की डेफिनेशन बताओ, किसी न किसी को तो आती होगी। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, हालांकि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी, ठीक है ना, एक चीज़ पे ध्यान देना, कभी भी अगर एटॉमिक नंबर सेम है, क्या सेम है जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब है वहाँ पर एलिमेंट सेम है। क्या है जल्दी बताओ? इसका मतलब है कि वहाँ पर कौन सेम है? वहाँ पर एलिमेंट ही सेम है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब होता है एलिमेंट का सेम होना। किसका सेम होना बताओ? क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही डिसाइड होता है कि एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट किससे डिसाइड होता है बताओ? एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप को डिफाइन कैसे किया जाता है भाई? आइसोटोप को डिफाइन किया जाता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या है ये? एक ही एलिमेंट के एटम्स है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब Z सेम होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर अलग होता है। मास नंबर मतलब कि ए, हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। घर जाके बोल बोल कर याद किया करो, ठीक है, तभी याद रहेगा। ओके, तो आइसोटोप हमारे नेचर में बहुत कॉमन है बेटा। ठीक है, जैसे कि सबसे सिंपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप हमें देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। 3 आइसोटोप देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोजन में ही। ये लोग इतने फेमस है कि इनका नाम भी रखा गया है। ठीक है ना, ये आइसोटोप्स इतने फेमस हैं कि इनका नाम भी रखा गया है। जैसे इस आइसोटोप का नाम रखा गया है प्रोटियम।
इस आइसोटोप का नाम रखा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इस आइसोटोप का नाम रखा गया है ट्रिटियम, इस आइसोटोप का नाम रखा गया है ट्रिटियम। ओके, और यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, सब सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो भाई देखो, सब में एक प्रोटॉन ही होगा, क्योंकि सब में एक प्रोटॉन ही होगा, क्योंकि सब में एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस प्रोटॉन के नंबर, और प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। ए माइनस जेड कर दो, न्यूट्रॉन किससे मिल जाएगा, ए माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला होता है ए, नीचे वाला होता है जेड। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो बेटा आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स में रियली क्या हो रहा है, आइसोटोप्स में रियली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। आइसोटोप्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ऐसे कई और एग्जाम्पल है आइसोटोप के, जैसे कि ये बड़ा फेमस है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये 3 कार्बन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ओके, तीसरा जो है हमारे पास क्लोरीन का, क्लोरीन 35 मिलता है और क्लोरीन 37 मिलता है, ठीक है ना। हर एलिमेंट के कुछ ना कुछ आइसोटोप्स पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। कई जगह लिखा रहता है जेनॉन के 36 आइसोटोप्स हैं, सीजियम के 36 आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं इनके। समझ में आ रहा है? तो आइसोटोप जो है नेचर में बहुत ही कॉमनली फाइंड होते हैं, बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं नेचर में। क्लियर है? क्यों भैया, आइसोटोप वाले बन जाएगा, ठीक है। चलो, यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, अब यहाँ जगह मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम का एक होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 है 92, यूरेनियम 92 233 है, बात नहीं, और यूरेनियम 92 238 है, ठीक है बच्चों। ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसे, फिर आगे और डेफिनेशन देखेंगे। यस, 35.5 इसी वजह से आता है क्योंकि वहाँ पे 2 आइसोटोप्स हैं। हमें आगे चल के एवरेज निकालना सीखेंगे अभी हम, ठीक है ना। ओके, हम लोग इसी चैप्टर में अभी आगे बढ़ेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास एक टॉपिक आएगा। ओके,
हाँ भाई, हो गया बच्चों, बताओ, लिख लिया? ये एग्जाम्पल और कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है ना। आइसोबार्स के केस में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग आइसोटोप में क्या बोलते हैं बेटा, Z सेम होता है, A डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ A सेम हो जाएगा और Z डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही Z डिफरेंट होगा, एटम्स क्या हो जाएंगे, दूसरे एलिमेंट्स के हो जाएंगे, क्योंकि Z से एलिमेंट डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो आइसोबार्स के केस में हम ये बोलेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हमारे पास जब भी आएगा तो वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ही होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब ही है Z डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब ही है Z डिफरेंट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, हैविंग सेम मास नंबर A आर कॉल्ड आइसोबार्स, आर कॉल्ड आइसोबार्स, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैल्शियम 2040 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है आर्गन 1840। दोनों का मास नंबर सेम है, ध्यान से देखो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कार्बन, ठीक है ना, कार्बन 614, कार्बन के एक आइसोटोप है 614, और नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन 714, ये कहलाते हैं आइसोबार्स, ओके, ये कहलाते हैं आइसोबार्स। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग 11th-12th में साइंस पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो हमको आनी चाहिए। आगे बढ़े, बोलो भाई, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आइसोबार्स के बाद, आइसोबार्स के बाद अगली डेफिनेशन आएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन, इनको कहा जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटोन, टोन न्यूट्रॉन से आया ये वर्ड, है ना। ये होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब है Z डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब है Z डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, उनको हम आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन 614 ले लो एंड ऑक्सीजन 816 ले लो, दोनों में काउंट करो, इसमें काउंट करोगे तो हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन आ जाएगा 14 - 6 8, और इसमें काउंट करोगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 16 - 8 8। चेक करते बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बताओ भाई, चेक करते बन जाएगा, ठीक है ना। एक ले लेते हैं सोडियम 1123, एक ले लेते हैं मैग्नीशियम 1224। इसमें देखो, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 12 और इसमें भी हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 12, ये हो जाएंगे आइसोटोन्स।
ठीक है, ओके। याद कर लेगा डेफिनेशन, कल पूछूंगा, याद रखना। एग्जाम्पल के साथ याद करके आना, स्कूल में काम आएगा वो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, फोर्थ हमारे पास है जो पूछा जाता है, उनको बोला जाता है आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, Z डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same difference in number of neutrons and protons, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं उनको, ठीक है ना। अगर वो डिफरेंस कैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे कहते हैं आइसोडायाफर्स। समझ में आया, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो है ये सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास यूरेनियम 92 238 एंड दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास थोरियम 90 234, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 92 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन निकालो 146 न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन 90 है ना, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन है 144। समझ में आ रहा है, 144। तो यहाँ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालोगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इसका आएगा 44, और वैसे ही इसमें करोगे तो इसमें भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आएगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन आएगा 44। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, आइसोडायाफर्स हो गए। ठीक है, न्यूट्रॉन ये दोनों किसके क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोडायाफर्स हो गए। 54 कर लो, ठीक है, 54। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल थोरियम 90 230, थोरियम 90 230, और दूसरा है रेडियम 88, रेडियम 88 226, 88 226। कैलकुलेट करो, इसमें खुद से फाइंड आउट करो। आ रहा है सभी को समझ में, बताओ भाई, लिख लिया, चलो।
ठीक है। अब चलो इसमें एक चीज़ और जो है, लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किसके लिए किया था बेटा? एलिमेंट के लिए कर लिया था, और मॉलिकुलर मासेस हमने निकालना कल देख लिया था, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट कल हम एलिमेंट के लिए कर रहे थे। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाकर उसमें लिख लो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर कंपाउंड लिख लो, मोल कॉन्सेप्ट लिख लो फॉर कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड के केस में बेटा फिर वही चीज़ है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि कंपाउंड, कंपाउंड ले लिया और उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास लिख लिया, डायरेक्ट मॉलिकुलर मास लिख लिया। जैसे कि हमारे पास H2 है, तो H2 का मॉलिकुलर मास हो जाएगा 2 AMU। समझ में आ रहा है? H2 का कितना हो जाएगा? 2 AMU। फिर उसके बाद हमारे पास CH4 है, CH4 का हो जाएगा 16 AMU। फिर है मान लो C6H12O6, यह है ग्लूकोज, ग्लूकोज का होगा 180 AMU। और शुगर का हो जाएगा C12H22O11, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 342 AMU। लेकिन ये कौन से मासेस है बेटा? ये अभी भी रिलेटिव मासेस हैं। समझ में आ रहा है? इन्हें हमें कहाँ लेकर आना है? डे टू डे लाइफ में लेकर आना है, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में लाने के लिए इधर चेक करो, डे टू डे लाइफ में लाना है। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल H2 का ही ले लिया है। H2 का मास है 2 AMU, और बेटा 2 AMU का मतलब क्या होता है? 2 AMU का मतलब होता है 2 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। समझ रहे हो बात को? 2 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक H2 मॉलिक्यूल होगा। इतने मास में H2 मॉलिक्यूल कितना है बेटा? एक H2 मॉलिक्यूल है। अब फिर वही बात है, ये 2 AMU में लिखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे पास 2 ग्राम H2 है, कितने ग्राम H2 बेटा? 2 ग्राम, तो उसमें कितने हो जाएगा? उसमें हो जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1.66 × 10⁻⁻24। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यही होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, मतलब फिर से हमारा वही एवोगैड्रो नंबर जो है वो वापस निकल कर आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ? बात नहीं, मैं यहाँ पर निकाल दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ मास ऑफ, ठीक है ना। सब कुछ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मैं यहाँ मास निकाल रहा हूँ किसका? मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालूंगा तो मास क्या निकल कर आएगा भाई? हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना आएगा बोलो? 2 ग्राम्स। कितना आएगा इसका? 16 ग्राम। इसका कितना आएगा? 180 ग्राम। इसका कितना आएगा? 342 ग्राम। मेरी बात समझ रहे हो भाई? इसको समझने की कोशिश करो। 342 ग्राम। अगर तुम आज एक शॉप में जाकर उससे बोलते हो कि मुझे 342 ग्राम शुगर दो, जो कि पॉसिबल भी है, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स हैं, तो वो 342 ग्राम शुगर निकाल के आपको दे सकता है। और 342 ग्राम शुगर अगर वो नेट है, इसका मतलब वहाँ पर 6.022 10⁻23 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है जल्दी बताओ? शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 10⁻23। और बेटा इसीलिए इसको भी कहा जाता है 1 मोल। इसको भी क्या कहा जाता है? 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल में भाई, 1 मोल में हमने पढ़ा था 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6.022 10⁻23 ये जस्ट एक नंबर है, जैसे कि डजन। डजन एक नंबर है। अब मैं डजन से मैं केले भी खरीद सकता हूँ। दर्जन से मैं क्या ले सकता हूँ? केले खरीद सकता हूँ। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है?
भाई कई बार डजन में आप लोगों को कई दूसरी चीज़ें, और क्या चीज़ है, पेन वगैरह के जो आते हैं, तो वो कई बार पेन आते हैं, तो आप एक डजन पेन बोलोगे तो एक जैसे दिखने वाले 12 पेन। मेरी बात समझ रहे हो? उसी तरीके से, जिस तरीके से डजन जस्ट एक नंबर है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, डजन क्या है, जस्ट एक नंबर है। उसी तरीके से ये भी एक नंबर है जिसके सामने लगाना है लगा दो। जैसे मैं अगर बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन एलिमेंट, तो मेरे मतलब वहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट मैंने बोला, उसका मतलब है 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन गैस, मतलब 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल पेन, मतलब 6.022 10⁻23 पेन। समझ में आया कि नहीं आया 1 मोल का मतलब? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इन सभी को साथ में हम लोग कंबाइन करके देखो, एटम हमें तब यूज करना है जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, और मॉलिक्यूल हमें तब यूज करना है जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। ठीक है ना, आयन हमें तब यूज करना जब आयन की बात कर रहे हैं। इन सब को एक साथ एंटिटीज कहा जाता है। इन सबको एक साथ एंटिटीज बोल सकते हो, पार्टिकल्स कह सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है ना। और सिंस मोल की टर्म यूज की गई है, तो इसके साथ मोलर मास की टर्म भी आएगी। मोलर मास की टर्म भी आएगी, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। कल बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास होता है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। फिर CH4 मीथेन का कितना है बोलो, यूनिट बोलो, 16 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का कितना है 180 ग्राम पर मोल। और शुगर का कितना है, शुगर का हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। समझ रहे हो? बताओ भाई, हाँ या ना? ठीक है, इसको और राइट डाउन कर लो। ठीक है, इसको और राइट डाउन कर लो। एक चीज़ और हम बता देते हैं, देखो ओल्ड नेम मैंने बताया था, है ना, ओल्ड नेम। ओल्ड नेम भाई कंपाउंड के केस में, कंपाउंड के केस में मोल का पुराना नाम चलता है ग्राम मॉलिक्यूल। क्या चलता है इसका पुराना नाम, जल्दी बताओ? पुराना नाम है ग्राम मॉलिक्यूल। और मोलर मास जो है, मोलर मास का पुराना नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या है, जल्दी बताओ? मोलर मास का पुराना नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा? शॉर्ट में लिखा जाता है GMM, ये पुराना नाम है। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो, फिर आगे करना शुरू करते हैं। हाँ भाई,
हो गया बच्चों? रिटर्न इसको लिखो। बताओ बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे बढ़ें। चलो ये लिख लेना और इसके नीचे लिखो 1 मोल। 1 मोल की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। 1 मोल, ठीक है। 1 मोल इज डिफाइंड एज 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance which contains, amount of substance which contains as many entities, entities का मतलब atoms, molecules या फिर आयंस, as there are atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमारा रेफरेंस है वो अभी भी क्या है? अभी भी हमारा कार्बन है। हालांकि हम लोग यही यूज़ करते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। लिख लिया? आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद हमारे पास मोल में अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है ना? अभी मैं सवाल नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले समझो, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2 का। मेरे पास H2 का कितना मॉलिक्यूल है? एक। तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर याद रखना
केमिस्ट्री की शुरुआत में ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मोल क्या है, मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल है H2 का, तो उसमें 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। अगर मैं कर दूं मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ले लूं H2 के, तो 100 मॉलिक्यूल्स ले लूं H2 के, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, बोलो, होना चाहिए कि नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है, मैथमेटिकल कोई इश्यू है तो पूछो भाई। एक में अगर 2 एटम हैं तो 100 में कितने होंगे, 200 होंगे। कैसे निकाला, 2 इंटू 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कर दूँ अगर मैं इसे, समझ में आया, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो, बताओ भाई, यही होगा। अब इस पूरी चीज़ में ये जो है इसको कहा जाता है 1 मोल, ये है 1 मोल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मोल अगर H2 है, कितना जल्दी बताओ, 1 मोल H2 है, तो ये जो पूरी चीज़ है ये भी क्या है, ये भी 1 मोल है, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। तो 1 मोल H2 में 2 मोल हैं किसके, H के। क्या ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें बहुत हेल्प करेगा, कई क्वेश्चंस को करने में ये रिलेशन हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अब एक क्वेश्चन करके तुम्हें समझाऊं, ठीक है ना, मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन निकालना है। मान लो मेरे पास 1 मोल, मेरे पास 1 मोल N2O3 है, कितना है, 1 मोल N2O3, तो मैं इसमें डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या कि भाई नाइट्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, बोलो, 2, समझ में आ रहा है ना, नाइट्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, 2। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 मोल हो जाएगा। वही अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन में मैं क्या कर रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से कर रहा हूं, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। मोल आ गए कि नहीं आ गए, बताओ, ठीक है ना, आया समझ में। अब मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसमें इनटू करना होता है एवोगैड्रोस नंबर का, जिसकी वैल्यू है 6.022 10⁻23, है ना, यूनिट कुछ नहीं लगाई मैंने। जब मैं इसका मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो मेरे पास हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O3। मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कंपाउंड है। लेकिन इसमें करूंगा मैं इंटू Na का मल्टीप्लाई, तो यहां पर 2 इंटू 6.022 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23। लेकिन नाइट्रोजन जस्ट एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट। तो यहां लिखूंगा मैं एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा, एटम। इस केस में करूंगा, इस केस में मेरे पास है Na, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.022 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये हो जाएगा 18.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ समझ में आ रही है, कब मैं मॉलिक्यूल लगा रहा हूँ और कब मैं एटम लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, बताओ भाई, ठीक है। चलो कर लो, इसे लिख लो। ये पहले भी मैंने बताया है, जिन लोगों ने पहले कर लिया है वो ना लिखो। नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट के सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं, 3 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्लास में तीनों फॉर्मूले का डिस्कशन होगा।
ठीक है ना। एक फॉर्मूले का डिस्कशन मैंने पहले भी किया है मास का, कल हम 2 और फॉर्मूले देखेंगे मोल के। हो गया बच्चों, बोलो भाई, हो गया। इसको लिख लो। दूसरा, मेरे पास 2 मोल है C2H6 का। दूसरा, तीसरा है 3 मोल C6H12O6 का। चौथा है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे ही बाकी के 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटे छोटे से हैं, करके आना है, ठीक है। मेरे पास 4 मोल है Na2CO3 का, 4 मोल है। मेरे पास 5 मोल है COCl3.6NH3 का, ठीक है। ओके, इसको लिख लो। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये करके आना है, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।